हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और मैं फिर से लेके आ चुका हूं आप सब लोगों की पसंदीदा सीरीज में से एक निफ्टी बीज ETF ओवरव्यू। यहां पे हम बात करेंगे निफ्टी के एनालिसिस की और किस हिसाब से निफ्टी बीज यहां पे मूव करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, निफ्टी बीज का रेट दिखाता हूँ कि निफ्टी बीज कितना चल रहा है। जिस टाइम पे हम वीडियो बना रहे हैं उस वाले टाइम पे निफ्टी बीज का रेट क्या है, और लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो हम क्या सोच के चल रहे थे। तो देखो, निफ्टी बीज का अभी हाल करंट सिचुएशन पे रेट चल रहा है 263। बहुत से लोग निफ्टी बीज नहीं ले पाते, तो मैं उनको एक अल्टरनेटिव भी बताऊंगा जहां पे निफ्टी बीज के जैसा ही आपको हूबहू एक ETF मिल जाएगा, पर वो सस्ता होता है निफ्टी से लगभग 10 गुना ज्यादा। यानी कि जब मैं निफ्टी को डिवाइड बाय 10 कर दूंगा तो उस स्क्रिप्ट का रेट आ जाएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने लोगों को भी नहीं पता, मैं आज एक ETF और बताऊंगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि आप उस अच्छे वाले ETF को भी जान जाएं, जिससे कि आप निफ्टी 20 को अगर नहीं ले पाते तो सेम कॉन्सेप्ट से आप उस वाले ETF को खरीद लें। वो कौन सा ETF है, वी विल सी। अभी यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की, कि निफ्टी का क्या सिनेरियो दिखाई देता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ जस्ट 1 तारीख के आसपास या 2 तारीख के आसपास। अगर आपने 2 तारीख पे ये वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके ये वाली वीडियो चेकआउट करके आना। मैंने आपसे ये बोला था कि एक बार अगर निफ्टी इस वाले लेवल को पार कर लेगी 23,240 को, तो वी विल सी ए बुलिश मोमेंटम। उसके बाद 1 तारीख को बजट आया। बजट आने के बाद मार्केट ने अगले दिन एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाया, पर ओवरऑल मैंने क्या कहा था कि ये टेस्ट करेगा 240 को। मार्केट 240 को टेस्ट करा, और जैसे 240 को रिटेस्ट करा उसने फिर से एक जंप दिया। अब यहाँ पे मैंने फिर से एक लेवल ड्रॉ कर रखा है, दैट इज 23,675, और आप उसे 23,660 पकड़ सकते हो। तो अब अगर दोबारा से मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट कहां जाने की तैयारी में है, मार्केट है 24,200 के आसपास जाने की तैयारी में। अब ये एनालिसिस कैसे किया जाता है, हमें यह सीखना है। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको ये पता चल जाए कि एनालिसिस में किस बिहाफ पे कर पा रहा हूं। तो देखो, मैं हर बार क्या करता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक लेवल्स ड्रॉ करता हूं। ये लेवल्स कहां से आते हैं, ये लेवल्स आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ, या तो आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करोगे, या फिर आप बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करोगे, तो भी आप ये लेवल्स को निकाल लोगे। तो जैसे कि यहाँ पे अब मैं इस वाले लेवल के मिड को ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो एक छोटा सा लॉजिक है। ये वाला कैंडल है, इसका लगभग मिड है, पर आप ध्यान से देखो इस वाले कैंडल का ये लो भी है। तो बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप देखोगे शायद तक वो बन नहीं पाया है, वो मिसमैच हो गया है। जैसे कि मिसमैच कैसे हो गया, यहाँ पे ये वाला कैंडल हल्का सा इसके लो के ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप नहीं बन पाया। और अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया वीक एरिया में से कि ये इसको फॉलो थ्रू नहीं दे पाएगा। इस लॉजिक के साथ मैं सोचता हूँ, मेरा ये मानना है कि आप लोग भी इसी लॉजिक के साथ सोचते होंगे। जबकि इधर देखो, यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला पूरा सस्टेन है और डबल चेक है। दिख रहा है यहाँ पे सबको, मैं दिखा देता हूँ एनालिसिस कैसे कर रहा हूँ, मैं वो बताता हूँ। यहाँ पे दिख गया होगा सबको कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है आके रिटेस्ट होके बाउंस बैक किया है। तो क्लियर कट कंडीशन आ जाती है, यहाँ से एक चीज पता चल जाती है कि यहाँ पे ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था, और ठीक इसी प्रकार से ये वाला लेवल एक वीक लेवल है, जो कि इसके ऊपर मार्केट को जाने आराम से दे सकता है। तो एक तो ये लॉजिक आ गया। अच्छा, इसके बाद और क्या लॉजिक है आपके पास, दूसरा लॉजिक बताता हूँ। ये गैप सबने दिखाई दे रहा है, ये वाला गैप, बोले हाँ दिख गया गैप। तो ये जो गैप है ना, ये गैप के अंदर में प्राइस ट्रेड कर रहा है और जाकर के अच्छा सा बाउंस बैक किया। अगर मैं जाके शार्प रिकवरी देखता हूँ, मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, तो देखो मार्केट कंटिन्यूअस फॉल कर रहा था और एक शार्प रिकवरी किया। अब एक और चीज, क्या वो लाइन मैंने डेली से ड्रॉ करी है, क्या ये वाली लाइन मैंने डेली को देख के ड्रॉ करी है, तो नहीं। ये लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है ये अल्टीमेटली इस वाले जोन को देख के ड्रॉ करी है। बेसिकली इसको आप ऐसे लाइन मत समझो, आप इसको ऐसे देखा करो। मैं लाइन क्यों ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चार्ट क्लियर दिखाई देता है। अगर किसी को चार्ट क्लियर नहीं देखना है तो वो ये ड्रॉ कर सकता है, ये एक्चुअली में ये लेवल बैठेगा। तो दिस इज द लेवल, ये हाई का लेवल है जहां पे प्राइस ने एक बार टेस्ट किया। देखो पहले इसके नीचे आने को तैयार नहीं था, एक बार इसके ऊपर निकला, ऊपर निकलने के बाद इसके नीचे आने को तैयार नहीं था, जब इसके नीचे आया तो फिर इसके ऊपर जाने को तैयार नहीं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट लेवल, ये सबको समझना पड़ेगा। ये जो है ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ऐसे में मैंने इस वाले लेवल को ड्रॉ किया। तो अब जैसे ही प्राइस एक बार इसके ऊपर को निकलती है, क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, और अगर एक बार प्राइस इसके ऊपर को निकल जाती है तो यहाँ पे हमारे पास पता है कि दिस इज द सपोर्ट, और इस सपोर्ट के हिसाब से हम अभी कहाँ पे चल रहे हैं, बोले बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं। यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल। अब की बार आप बोल सकते हो कि देयर इज अ चांस ऑफ ट्रेंड चेंज, क्योंकि हमने अब की बार यहाँ पर हायर हाई बनाना शुरू कर दिया। ये वाले हाई से ऊपर प्राइस निकली है, अभी हायर लो नहीं बनाए, हायर लो बनना अभी बाकी है। मे बी ये शायद तक हायर लो बन सकता है। अभी क्या ये छोटे छोटे हायर लो बन रहे हैं, एक बड़े हायर लो की रिक्वायरमेंट है। सवाल आता है ये बड़ा हायर लो क्या होता है, अब वो भी समझ लीजिए। बड़े हायर लो से मतलब मेरा ये है, यहाँ पे ध्यान से देखना आप, देखो एक प्राइस कैसा मूव करता है, एक प्राइस ऐसा मूव करता है। तो ये जो सारे बन रहे हैं इसे छोटे हायर लो बोलते हैं। ये बड़ा करेक्शन नहीं किया है। तो बड़ा करेक्शन करना क्या होता है, प्राइस से ऊपर से नीचे आया,
नीचे आने के बाद इसने पहली बार ये हायर लो बनाया। अब ये आप समझो कि ये जो रैली है ना, ये जूम पार्ट है इसका, ये जूम आउट है। क्या है ये जूम आउट है इसका। तो यहाँ पे इसे छोटी छोटी रैली बन रही है और अब एक ऐसा बड़ा मार्केट ऐसा करेक्ट करेगा और दोबारा से ऐसा ऊपर मूव करेगा। तो ये जो बड़ा वाला साइडवेज आएगा, आपको इस बड़े वाले साइडवेज को वेट करना है। अगर ये बड़ा वाला साइडवेज इस पूरे हाई के ऊपर बन जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, हायर लो लग गया है और यहाँ पे चेंज ऑफ ट्रेंड कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। तो मेरा मानना है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और अब यहाँ से फिर ओवरऑल क्या एनालिसिस निकलता है आप खुद समझ गए होंगे। दूसरा, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारे नियम की, जो कि हम हर बार करते हैं। जितने भी लोग नए जुड़ते जाते हैं, मेरा मानना है कि उन लोगों को समझ में आता चला जाता होगा कि हमारे क्या है। हमारे बोले 2 नियम है। सबसे पहला नियम आ जाता है हमारा, जिसमें हम बात करते हैं कि कैसे आप स्विंग के पर्सपेक्टिव से सोचते हो। और बोले दूसरा नियम हमारा ये होता है कि हम परसेंटेज रूल को फॉलो करते हैं। अब बोले परसेंटेज रूल क्या होता है आपका, सर परसेंटेज रूल बता दीजिए। परसेंटेज रूल इज इक्वल टू कि मार्केट जब गिर रहा है तो मैं कितने परसेंटेज के साथ में एक नियम मानता हूं कि मैं इतने अमाउंट की बाइंग करूंगा। तो ये एक परसेंटेज रूल होता है और इसको कोई भी फॉलो कर सकता है। डिपेंड करता है पर्सन ऑन पर्सन। अब जैसे किसी के पास बहुत ही कम पैसे हैं, किसी के पास है ही सिर्फ 260 रुपए, तो क्या वो निफ्टी 20 बाय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो रोज का सिर्फ 260 रुपए अमाउंट निकाल पाता है। तो उसी के सॉल्यूशन के लिए मैंने एक नया ETF आप लोगों को बताने का सोचा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा, BSL निफ्टी। अब ये जो है ये हूबहू किसकी तरह फॉलो कर रहा है? फॉलो ये कर रहा है निफ्टी को ही। ये निफ्टी का ही ETF है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे ग्रोथ ETF है, मतलब जो डिविडेंड आते हैं वो इसमें री इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो इस हिसाब से ये ग्रोथ ETF काम कर रहा है। ये हूबहू किसको फॉलो कर रहा है? ये भी निफ्टी को ही फॉलो कर रहा है। किसका ETF है? बोले निफ्टी का ETF है। अब क्या मैं इसमें वही परसेंटेज नियम लगा सकता हूं? हाँ, लगा सकता हूं। अब आप यहां पर ऐसा सोच सकते हो कि आपने अगर ये नियम बना रखा था कि 1% अगर मार्केट गिरता है तो मैं 1000 निवेश करूंगा। अब मजे की बात क्या आ जाती है कि जब निफ्टी 1% गिरती थी तो आप 1000 रुपए डाल सकते थे कि मैंने 4 शेयर खरीद लिए। जब निफ्टी आधा % गिरती थी तो आप 2 शेयर खरीद सकते थे। पर जब निफ्टी 0.10 या 0.20 गिरती थी तो अपने को हाथ खड़े करने पड़ते थे, क्योंकि मैं यहां पर 1 शेयर तो खरीदूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरी रूल को ब्रेक करता है। तो ऐसे में अगर निफ्टी 0.10 और 0.20 गिरती है तो मेरे पास कोई ऐसा ETF होना चाहिए जहां पे मैं 50 रुपए भी लगा सकूं, 100 रुपए भी लगा सकूं। तो वो चीज कौन सी है? वो चीज है आपकी BSL निफ्टी। तो यहां पर ऐसा नियम के साथ में काम करा जा सकता है। ये था ओवरऑल एनालिसिस, और ये वो वाला ETF था जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। अब अगर हम बात करें कि लॉन्गर टर्म में क्या सिनेरियो बनता है, तो देखो मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही स्टार्टिंग में एक थ्योरी शेयर करी थी, सबको याद होगी। जो मेरे को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा है उसको बहुत अच्छे से याद होगी। यहां पर मैं निफ्टी को किस हिसाब से देख रहा था? साइडवेज फॉर्म में देख रहा था। मैंने ये वाली चीज बहुत पहले समझाई थी और बहुत पहले ही बोल दी थी कि ये वाला लेवल लगभग प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। मार्केट इसके नीचे जाएगा और बहुत स्पीड से एक रिकवरी देखने को मिलेगी। ये लेवल क्यों प्रोटेक्टेड रहना चाहिए? अगर इस लेवल के नीचे मार्केट और टूटती, लेट सपोज मार्केट 21,500 या 20,000 चले जाती, तो हम बियरिश साइकिल में आते। और उस बियरिश साइकिल में आने की जो शुरुआत होती वो कहां से होती है? वो जस्ट इसके लो के नीचे हो जाती। तो ये वाला पॉइंट समझना सबसे ज्यादा जरूरी था। तो ऐसे आपको कुछ प्री डिसाइड लॉजिक्स बनाने होते हैं। अगर मेरे पास पहले से एक ऑटोमेटिक बनी बनाई थ्योरी होगी ना, तो मैं उसके ऊपर अच्छे से रिएक्ट कर पाऊंगा। तो सही में रिएक्ट करने की क्या प्रोसेस होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। मेरे को सबसे पहले एक अजम्पशन बनाना होता है कि मार्केट यहां से तेजी करेगा तो क्यों करेगा, और मद्दी करेगा तो क्यों करेगा। लेट सपोज क्या मैं यहां पे बाइंग नहीं कर सकता था? कर सकता था इसी लॉजिक पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरा नियम दूसरा है। नियम क्या है? आई ऑलवेज वॉन्ट अ स्ट्रेंथ कैंडल। तो जब स्ट्रेंथ कैंडल आएगी मैं तभी काम करना पसंद करता हूं। ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो जब ये स्ट्रेंथ कैंडल आई, उसके बाद 1 फरवरी के दिन क्योंकि बजट था, उसके बावजूद भी क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे पास स्ट्रेंथ कैंडल आई है, तो मैं अपने नियम के साथ काम करूंगा, और मैं बायर था, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कोई अगर मुझसे पूछेगा कि आप अभी क्या कर रहे हो, तो मेरे पास अभी भी बाइंग साइड की पोजीशन है। अब वो डिपेंड करता है कि सबकी अलग अलग तरीके की पोजीशंस होती है। कोई कॉल ऑप्शन बाय करके बाइंग बोलता है, कोई फ्यूचर बाय करके बाइंग बोलता है। तो ऐसे ही आप चाहो तो डेल्टा पॉजिटिव प्ले करके भी बाइंग बना सकते हो। तो मैं ऐसा डेल्टा पॉजिटिव करके बाइंग बनाता हूं, या फिर जब हम स्टॉक्स की स्पेसिफिक बात करते हैं तो स्टॉक्स में अलग अलग तरीके से ट्रेड करता हूं। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जिसकी हेल्प से आप जो है डिफरेंट प्रकार से भी वर्किंग कर सकते हैं। अब ये बात कर ली जाए कि आप हमें ये बताओ कि एकदम रिसेंट सिनेरियो में आप क्या देखते हो? एकदम रिसेंट सिनेरियो, तो देखो एकदम अगर मैं रिसेंट सिनेरियो की बात करूं एकदम नजदीकी से, तो यहां पे मुझे एक चीज का ध्यान देना चाहिए। मैंने फिर से आपसे क्या बोला कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? इंपॉर्टेंट इज 23,240 सबसे पहला, और ऊपर में 23,660 जिसको पार होना चाहिए। तो 2 लेवल मैंने आपको बताया, एक 660 आगे 23 आप लगा लो, और एक 240 आगे 23 आप लगा लो। तो 240 से 660 के बीच में अभी हाल के लिए मार्केट एक टाइट जोन में रह सकता है, अगर हम मंडे के दिन पे एक बेयरिश सेंटिमेंट वाला कैंडल देखते हैं।
तो इससे क्या पता चलेगा, जो मैंने आपसे कहा था कि वीकली कैंडल पे अगर हम जाते हैं तो वीकली कैंडल पे हमें एक साइडवेज होने वाली संभावना दिखती है और वही हमको कहीं ना कहीं बनते दिखा। अब इसका ऊपर फॉलो थ्रू होना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा क्यों मुश्किल है? क्योंकि लास्ट 3 डेज में कंटिन्यूअसली फॉल आया है। अगर हम देखें तो वेडनेसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को तीनों दिन मार्केट गिरा है। तो इसको काउंटर करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव चाहिए होगा, जो कि थोड़ा सा ऐसा दिखाएगा, पैनिक से आने के बाद एक बड़ा मूव करेगा। तो या तो देखो 23,660 अगर निकल जाएगा तो हो सकता है वो मूव हमको डायरेक्टली दिख जाए। अगर मैं वीकली कैंडल पे 23,660 डालूं तो देखो क्या लेवल बनता है, 660 में अगर डालता हूं यही हो गया, इसी को आप पकड़ लीजिए। तो इसके ऊपर अगर हमको कैंडल जाता दिखता है और डेली पे अगर पॉजिटिव क्लोज आते हैं तो हम सोचेंगे कि हाँ यहाँ से बुलिश मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड है और वो कहाँ तक जाने का दम रखता है। तो आप देखो, आपको पहले से पता है वाली चीज, जो कोई भी मेरे को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा है उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि मार्केट अभी हाल में 24,000 से लगा करके 24,200 को एम करने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो ये मैंने एकदम रिसेंट सिनेरियो दे दिया है, जिसमें कि आप अगर नीचे वाली रेंज में फंस गए तो आप फिर से एक हफ्ता और साइडवेज हो गए, और अगर आपने ब्रेकआउट कर लिया तो आप सीधा 24,000 को स्ट्राइक कर सकते हो। इसी से आप लोगों को एक बहुत अच्छी लर्निंग मिल जाती है कि मेक और ब्रेक लेवल क्या होता है। तो इस वाली जगह पे मेक और ब्रेक लेवल हमारे लिए 23,660 है, जो कि मेरा एक स्पेसिफिक लेवल है। सबके लिए वो लेवल अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए 655 हो सकता है, किसी के लिए 700 हो सकता है, कोई राउंड फिगर फॉलो करेगा। दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, एवरी पर्सन हैज हिज ओन थ्योरी। तो आप अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्किंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आके जो भी चीजें शेयर करता हूँ वो पूरी की पूरी मेरी कोशिश होती है कि लर्निंग पर्सपेक्टिव के साथ आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, ताकि आप एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में एक नए तरीके से मार्केट को देख सके। मेरा मानना है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसी प्रकार से और एनालिसिस चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं इसी प्रकार से और बेहतरीन एनालिसिस आप लोगों के लिए बना सकूं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।